नमस्कार दोस्तों। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश की बड़ी बायोग्राफी लेकर के आया हूँ। एक इंग्लिश की बड़ी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसको मैं आप लोगों को हिंदी में तोड़ तोड़ करके ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या फिर हिंदी मीडियम के हों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर एक क्या कमी रहती है, एक क्या कमी रह जाती है, वो ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश को पढ़ तो लेते हो लेकिन इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, या फिर आप लोग इंग्लिश को पढ़ तो लेते हो लेकिन इंग्लिश की जो बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स होती हैं, बड़ी बड़ी क्लॉजेस होती हैं, है ना, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उनको आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो। ज़्यादातर ऐसा होता है बुक्स के अंदर या फिर न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं या फिर हमारे इंग्लिश की बुक्स होती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं जिनमें कोई कॉमा नहीं दे रखा होता, कोई भी सेपरेट क्लॉजेस नहीं दे रखी होती, डायरेक्ट रैंडमली कंटिन्यू बड़े बड़े पैराग्राफ चलते चले जाते हैं, वहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस जो होते हैं, उनको हम किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर के आया हूँ, बहुत ही अच्छी एक बायोग्राफी लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के फेमस एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है रतन टाटा जी, है ना। इनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है उसके ऊपर पूरी की पूरी मैं वीडियो आज की इस लेकर के आया हूँ, ठीक है। और मैंने इस पूरी बायोग्राफी को अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में ले रखा है, वहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, है ना, पढ़ करके उनका हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी की पूरी बायोग्राफी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रतन टाटा एन इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एथिक्स। एन इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी, एक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है विनम्रता, एंड एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। एक इंस्पायरिंग स्टोरी नैतिकता और विनम्रता की, ठीक। ये पूरी की पूरी स्टोरी को मैंने अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में ले रखा है, वहाँ से मैं आपको पढ़ करके सारी की सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मेरे पेन पर फोकस रखना होगा। मैं अभी अपना पेन ओपन करता हूँ, है ना। पेन पर आप पूरा का पूरा फोकस बनाए रखेंगे। ये मेरा पेन है, ठीक है। जैसे कि एक मिनट में ग्रीन कलर का पेन लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, रतन टाटा a prominent Indian industrialist has been a pillar of the Indian business environment, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारे सामने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, बड़े बड़े क्लॉजेस आते हैं या फिर बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, तो हमको ना वहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमारी सब्जेक्ट कहाँ है, हमारी वर्ब कहाँ है और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो रतन टाटा, है ना। ये जो रतन टाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रतन टाटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर ये जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ है आ प्रोमिनेंट इंडियन, है ना, अ प्रोमिनेंट इंडियन, इस तरीके से जो लिखा हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक। ये इतना, इसके बाद में फिर से कॉमा लग गया। ये इतना जो है ये आपकी एक एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर एडिशनल क्लॉज है, ठीक। लेकिन जो मेन क्लॉज है हमारी वो क्या है, हैज़ बीन अ पिलर ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन क्लॉज है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि रतन टाटा लिखा हुआ है, इसके बाद में कॉमा लगा करके आ प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लिख दिया है, फिर से एक कॉमा लगा दिया, फिर हैज़ बीन लिखा हुआ है। तो ये जो हैज़ बीन लिखा हुआ है ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है। अब ये हैज़ बीन किस चीज़ के लिए वर्ब लगी हुई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है रतन टाटा,
ठीक। रतन टाटा इसका सब्जेक्ट है हैज़ बीन का, मतलब कि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आ प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। ये क्या है, ये आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बोल सकते हैं एक क्लोज, ठीक, जो कि हमारी एक एडिशनल क्लोज है, लेकिन मेन क्लोज कौन सी है, मेन क्लोज है रतन टाटा हैज़ बीन अ पिलर ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक। तो जो हमारी एडिशनल क्लॉज होती है वो सिर्फ हमको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रही होती है, वो हमको क्या करती है, वो हमको एक एक्स्ट्रा जानकारी देती है। लेकिन अगर हम उसको नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी हमको पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है या फिर जो भी सेंटेंस है वो समझ में आ जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है जब भी हम पढ़ रहे होते हैं कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, क्योंकि अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है तो फिर हम ये समझ जाते हैं कि ये वर्ब इसकी क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ना। तो हमारा जो रतन टाटा यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जो वर्ब है वो है हैज़ बीन। अगर हम पढ़ना चाहें इसको सिर्फ और सिर्फ अगर हम मेन वर्ब को पढ़ते हैं, मेन क्लॉज को पढ़ते हैं, मेन क्लॉज को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होगी हमारी मेन क्लॉज। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ मेन क्लॉज हमारी क्या होगी। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ कि हमारी मेन क्लॉज क्या होती है और एडिशनल क्लॉज क्या होती है। मेन क्लॉज का मतलब ये होता है वहाँ पर आपको बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर बिना किसी एक्स्ट्रा क्लॉज के चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हों, जहाँ आपको किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मेन क्लॉज होती है। लेकिन जहाँ पर आपको एक और क्लॉज की आवश्यकता है, मतलब और भी ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है, वो हमारी एडिशनल क्लॉज होती है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर हम इसको पढ़ें, ये हमारी क्या है, ये हमारी एडिशनल क्लॉज है, आ प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ हम इसको ही पढ़ते हैं, ये एडिशनल क्लॉज है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही पढ़ें तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमें फिर भी ये लगेगा कोई चीज़ अधूरी है, हमें किसी ना किसी और जानकारी की आवश्यकता है, हमको ज़रूरत ऐसी लगेगी। लेकिन अगर हम मेन क्लॉज को पढ़ते हैं, मेन क्लॉज हमारी कौन सी है, रतन टाटा, मेन क्लॉज हमारी रतन टाटा हैज़ बीन अ पिलर ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। रतन टाटा हैज़ बीन अ पिलर ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमको किसी भी एक्स्ट्रा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये हमारी मेन क्लॉज है, इसमें हमें कोई और क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। हम इसको सिर्फ इसी को पढ़ करके हम जो आंसर है, जो हमारा बेस है, जो इसका फोकस है, जो इसका एक तरीके से बोल सकते हैं इसका बेसिक है, वो हमको समझ में आ रहा है कि रतन टाटा इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के पिलर बन चुके हैं, है ना। लेकिन आप प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमें यही नहीं पता कि कौन है ना। तो हमें एडिशनल और मेन वर्ब के बारे में जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब हम यहाँ पर आपको पढ़ करके समझाते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, अब हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। कंटिन्यू रीडिंग टू नो अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट, ठीक। कंटिन्यू रीडिंग मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, रीडिंग का मतलब पढ़ते रहो, पढ़ाई को जारी रखो। टू नो का मतलब आप जानते हो, नो का मतलब होता है जानना। टू नो मतलब कि जानने के लिए, टू नो मतलब कि जानने के लिए। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हिज कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट, है ना। तो कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट का मतलब आप जानते हो कि। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, इंग्लिश की खास करके, तो वहाँ पर आपको ना बेशक आप एक पैराग्राफ पढ़ो या फिर पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पढ़ो, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि
इस इंग्लिश के पैराग्राफ या फिर इंग्लिश के वाक्य जो बड़े भी हैं, काफ़ी बड़े दे रखे होते हैं, तो उनके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसके अलावा उनमें एडिशनल क्लॉजेस कौन सी हैं और मेन क्लॉजेस कौन सी हैं, ये चीज़ आपको कब समझ में आएंगी, जब आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहोगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही इज़ इंडियाज़ बेस्ट बिजनेसमैन as has always prioritized social and employee welfare before financial gains। देखो ही का मतलब क्या है यहाँ पर, ही का मतलब यहाँ पर क्या है, ही एक प्रोनाउन है जो कि किसके लिए यूज किया गया है, जो कि रतन टाटा जी के लिए यूज किया गया है, रतन टाटा जी के लिए यूज किया गया है ही। ठीक है, किसके लिए, रतन टाटा जी के लिए, रतन टाटा जी के लिए हमने क्या यूज किया है, ही। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि रतन टाटा, रतन इज़ इंडियाज़ बेस्ट बिजनेसमैन, रतन टाटा जो हैं वो इंडिया के बेस्ट बिजनेसमैन हैं, है ना। एज हैज़ ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड सोशल एंड एम्प्लॉय वेलफेयर बिफोर फाइनेंशियल गेन। एज का मतलब क्या है, जिस तरह, हैज़ का यूज कर दिया है यहाँ पर हमने फिर से ही को हाइड कर दिया है, ही यहाँ पे लगाया नहीं है, मतलब कि हमने रतन टाटा के लिए प्रोनाउन यहाँ पर यूज नहीं किया है, हमने एज के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर हैज़ लिख दिया है, लेकिन इसमें ही जो है वो छिपा हुआ है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे एज, मतलब कि जिस तरह, ही हैज़ ऑलवेज, जिस तरह से वह हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है, प्राथमिकता देते हैं सोशल और एम्प्लॉय वेलफेयर को, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के लिए, सोशल और वेलफेयर कल्याण के लिए, बिफोर फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल गेन से पहले, जिस तरह से वह हमेशा प्राथमिकता देते हैं सोशल और एम्प्लॉय वेलफेयर को अपने फाइनेंशियल गेन से पहले। ही ओवरसीज वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट विच इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 100 कंपनीज। ठीक, पहले इतना पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ही ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब क्या होता है, ओवरसीज का मतलब होता है देख रेख करना। ही ओवरसीज, उन्होंने देख रेख करी है वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स की। जो कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कंपनी का संगठन है, 100 कंपनी, 200 कंपनी, 300 कंपनी, 500 कंपनीज, जो कंपनीज का कॉन्ग्लोमेरेट है, जो कंपनी का एक इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट है, इंडिया की जो बहुत ही मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है उनका जो एक तरत्र है, उनकी उन्होंने देख रेख करी है ना, उनकी उन्होंने क्या किया, देख रेख करी है। बिच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, बिच इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, शामिल है, बिच इंक्लूड्स जिसमें शामिल हैं, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है करीब 100 कंपनी, जिसमें शामिल हैं 100 कंपनियां, विद आ कंबाइंड सेल, एक कंबाइंड सेल के साथ में, जिसमें कि USD 67 मिलियन से ज़्यादा की सेल हुई है। मतलब कि क्या है इसका, ही ओवरसीज़ उन्होंने देख रेख करी है इंडिया के एक लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट की, इंडिया के एक लार्जेस्ट एक तरह की, है ना, एक संगठन की, विच इंक्लूड जिसमें शामिल हैं अप्रॉक्सीमेटली करीब 100 कंपनीज, विद अ कंबाइंड सेल, जिसमें कंबाइंड मिलाकर के पूरी जो सेल हुई है 100 कंपनीज की वो USD 67 बिलियन डॉलर की है ना, उन्होंने इसकी देखभाल करी है। इन 1990 ही बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। इन 1990 में ही बिकम, ही फिर से किसके लिए यूज किया, ही रतन टाटा जी के लिए यूज किया। देखिए गाइस, मैं एक जानकारी आपको दे दूं
कि अगर आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स और वर्ब, है ना, जीरंड, ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं आती हैं, इसका मतलब आपका ग्रामर जो है बिल्कुल बेकार है। आपके ग्रामर के लिए मैंने इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको 10 वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, वर्ब जो होती है, जीरंड जो होती है, मतलब कि सारी की सारी ग्रामर मैंने आपको बता रखी है। तो आप जल्दी से आकर के वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो, है ना। प्लेलिस्ट देखने के बाद में आप फिर से दोबारा से इस वीडियो को देखना और कंटिन्यू मेरे जितने भी आगे वीडियोज़ हैं उनको देखते रहना, तब आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं तो आप लोग चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे और आपका बेस कमज़ोर रह जाएगा, आप फिर सारी चीज़ों को भूलते चले जाओगे, ठीक। इसलिए ये मेरा आपको सजेशन है कि आप लोगों को अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ग्रामर आती नहीं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ही का मतलब क्या है, ही किसके लिए यूज किया है, इसका मतलब आपकी ग्रामर बिल्कुल बेकार है, तो आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ग्रामर, है ना, और उसमें 10-12 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उन सारी वीडियोज़ को आप देखो। वीडियो जैसे आप देख लेते हो फिर से आप इस वीडियो को देखना, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ही विकम इन 1990 में ही विकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। विकैम जो हमने यूज किया है वो क्या है, विकैम हमारी सेकंड वर्ब है। सेकंड वर्ब का मतलब क्या होता है, सेकंड वर्ब का मतलब ये है कि ये हमें पास्ट दिखा रही है। 1990 में वह बने चेयरमैन टाटा सन्स के, है ना। एंड इन 2016 और 2016 में ही सर्व एज इंटरिम चेयरमैन, और 2016 में वह इंटरिम चेयरमैन की तरह उन्होंने सर्व किया, ठीक, सर्विस की। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके टेन्योर के दौरान, द टाटा ग्रुप अचीव्ड न्यू हाइट, टाटा ग्रुप ने अचीव किया, प्राप्त किया नई ऊंचाई को, है ना, नई ऊंचाइयों को, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट्स। हाइट्स का मतलब क्या है, ऊंचाइयाँ। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर प्लूरल है, ठीक। उन्होंने अचीव किया, टाटा ग्रुप ने अचीव किया नई ऊंचाइयों को, विथ सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजिंग 50 टाइम्स, जिसमें सेल और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, बढ़ा 50 गुना, ठीक। लेट्स हैव a look at his life narrative and explore the inspiring journey of रतन टाटा। चलो हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं लाइफ नैरेटिव पर, उनकी लाइफ नैरेटिव पर, और एक्सप्लोर करते हैं इंस्पायरिंग जर्नी को रतन टाटा की, ठीक। हम यहाँ पर उनके चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रतन टाटा वाज बॉर्न इन 1937 इन मुंबई टू वन ऑफ द वेल्थिएस्ट बिजनेस फैमिलीज इन इंडिया। रतन टाटा वाज बॉर्न, बाज यहाँ पर क्या है, बाज यहाँ पर क्या है, बाज यहाँ पर पास्ट की फॉर्म है ना, पास्ट की वर्ब है, पास्ट। रतन टाटा वाज बॉर्न, रतन टाटा पैदा हुए, बॉर्न का मतलब आप जानते हो पैदा हुए। रतन टाटा पैदा हुए 1937 में इन मुंबई में, टू वन ऑफ द वेल्थिएस्ट बिजनेसेस फैमिलीज इन इंडिया की बिजनेसेस, एक मतलब वेल्थिएस्ट का मतलब क्या है, वेल्थिएस्ट का मतलब है धनवान बिजनेस फैमिलीज, एक धनवान बिजनेस परिवार में इंडिया के, है ना, मुंबई में। द टाटा ग्रुप विच हेल्प्ड इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। द टाटा ग्रुप विच हेल्प, अब देखिए, अब फिर से यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली आ गई जो कि मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके सिखाता हूँ अपने हाइलाइटर को। यहाँ पे लिखा हुआ है द टाटा ग्रुप, है ना, इसके बाद में यहाँ पर बिच लगा हुआ है, ये बिच क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द टाटा ग्रुप विच हेल्प्ड इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, टाटा ग्रुप जिसने हेल्प करी
इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन की आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद में। ठीक। ही अर्न आ मैनेजमेंट डिग्री। ही अर्न, उन्होंने अर्न किया। ही किसके लिए लगाया गया? ही लगाया गया रतन टाटा जी के लिए। ठीक है। ही अर्न आ मैनेजमेंट डिग्री, उन्होंने अर्न किया एक मैनेजमेंट डिग्री को फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। आफ्टर स्टडिंग आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एट कर्नल यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने एक मैनेजमेंट की डिग्री को अर्न किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्टडी करने के बाद में एट कर्नल यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टेट में। ठीक। एट और इन, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि एट का मतलब क्या है और इनका मतलब क्या है। ये प्रपोजिशंस है ना, इनके बारे में मैंने आपको ग्रामर में समझा रखा है, तो जैसे ही आप ग्रामर पढ़ोगे वहाँ समझ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी एट और इन दोनों को ही हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, मतलब कि और चीज़ों के लिए भी यूज होती है, लेकिन प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, स्थान के लिए भी यूज करते हैं। जब भी सपोज दैट मैं अलीगढ़ से हूँ, तो जब भी कहीं लिखा आ जाता है अलीगढ़ और यूपी, है ना, तो हम क्या करेंगे, अलीगढ़ की जगह हम अलीगढ़ से पहले लगा देंगे एट अलीगढ़ इन यूपी। ठीक। मतलब कि हम जो छोटा स्थान होता है उसके लिए एट यूज करते हैं, जो बड़ा स्थान होता है उसकी प्रपोजिशन के लिए हम इन यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एट लगा हुआ है, एट कर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? कर्नल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक। चलिए, डेस्पाइट बिकमिंग द फ्यूचर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना, के बावजूद। डेस्पाइट बिकमिंग द फ्यूचर चेयरमैन बनने के बावजूद भी टाटा ग्रुप के ही बेगिन हिज करियर, उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की विथ ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ में इन द टाटा स्टील डिवीज़न में। इन 1971 में ही वाज नेम्ड डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड। 1971 में वह डायरेक्टर इंचार्ज बने नेक्लो। ठीक है, नेक्लो के अंदर। ठीक, नेक्लो कंपनी जो थी उसके अंदर वह डायरेक्टर इंचार्ज बने। व्हेन इट वाज इन डेस्परेट नीड ऑफ आ रेशियो रिएक्शन एंड ही टर्न इट अराउंड। व्हेन इट, अब ये इट जो लगा हुआ है किसके लिए? इट जो लगा हुआ है वो है नेल्को के लिए। ठीक है, नेल्को ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, पूरी की पूरी जो कंपनी का नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है नेल्को। ठीक, इट वाज इन डेस्परेट नीड ऑफ अ रेस्टोरेशन एंड ही टर्न इट अराउंड। वह रतन टाटा जी जो थे वो 1971 में क्या बने? डायरेक्टर इंचार्ज बने नेल्को के। व्हेन इट वाज अ डेस्परेट नीड, जब नेल्को को ज़रूरत थी, एक सख्त ज़रूरत थी रिशोरेक्शन की, और उन्होंने इसको टर्न किया। जब क्या ज़रूरत थी? जब नेल्को को ज़रूरत थी एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उस पर काम करने की,
नेल्को कंपनी को ज़रूरत थी उसके ऊपर काम करने की, तब उन्होंने इस पे काम किया और वो इसके डायरेक्टर इंचार्ज बने। ठीक, और इन्होंने और जो रतन टाटा थे उन्होंने एक इसको अच्छा घुमाव दिया, मतलब कि उन्होंने इसको पूरी तरीके से घुमा दिया, पूरी कंपनी को एक तरीके से एक बेनिफिट की तरफ ले गए। ठीक, ये गाइस ये जो जिस तरीके से मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये ना बहुत ही मतलब कि ऐसी क्लॉजेस होती हैं जिसको हम ऐसे फ्रेजेस बोल सकते हैं, ऐसे फ्रेज होते हैं जहाँ पर कि पढ़ने में तो लाइन तो बहुत छोटी होगी, सेंटेंस तो बहुत छोटा होगा, लेकिन जो इसका मतलब होगा, जो इसका हिंदी अनुवाद होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, है ना। चलिए इसे पढ़ते हैं। ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ टाटा ग्रुप इन 1990। ही टुक ओवर, ही टुक ओवर, रतन टाटा के लिए ही फिर से ही लगा हुआ है। ही टुक ओवर, उन्होंने टुक ओवर किया लीडरशिप को ऑफ टाटा ग्रुप, उन्होंने टाटा ग्रुप की लीडरशिप को लिया 1990 में। ठीक, अशरिंग इन a slew of reform to modernize the group's business operation in order to compete successfully in the new era. Ushering in a slew of reform to modernize the group's business operation in order to compete successfully in the new era. Ushering in a slew of reform, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कंपनी थी, जो टाटा ग्रुप थी, उसके बिजनेस ऑपरेशन को, टाटा ग्रुप के बिजनेस ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए, compete करने के लिए, मतलब कि सक्सेसफुली compete करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक, नई एरा का मतलब क्या होता है, एरा का मतलब होता है नए युग के लिए, है ना। एरा का मतलब क्या होता है, नए युग के लिए, एरा का मतलब होता है नए युग के लिए। compete का मतलब क्या होता है, compete का मतलब ये होता है कि सपोज दैट, compete जो वर्ब है, compete जो वोकैबुलरी है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि compete हम ना बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में कोई भी एक सिंगल वोकैबुलरी जो है, कोई भी एक सिंगल वोकैबुलरी जो होती है, इसके बहुत सारे हिंदी अनुवाद होते हैं, है ना, इसके बहुत सारे हिंदी अनुवाद होते हैं। टू कम्पीट का मतलब यहाँ पर, टू कम्पीट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इन्फिनेटिव वर्ब है ना, इन्फिनेटिव वर्ब है, इसको हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, मतलब कि एक्शन कर रही है। टू कम्पीट सक्सेसफुली, मतलब कि क्षमता पूरी की पूरी सफल होने के लिए नए इरा में। इन ऑर्डर टू, है ना। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, है ना। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब कि अगर मैं आपको पूरा का पूरा ये समझाऊं सेंटेंस, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा एडवांस सेंटेंस है। इसे आप थोड़ा सा मतलब कि समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कहाँ कहाँ पर फ्रेजेस यूज की गई हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है उद्देश्य के लिए। compete का मतलब होता है compete सक्सेसफुली इन न्यू एरा। compete का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी भी क्षमता को दिखा रहे हो आप, है ना, किसी की योग्यता को दिखा रहे हो। तो ये आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर आपको फ्रेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है। ठीक है, मॉडर्नाइज करना मतलब कि मॉडर्नाइज करना, एडवांस करना, ठीक है, एडवांस करने के लिए ग्रुप बिजनेस ऑपरेशंस को इन ऑर्डर टू मतलब का compete सक्सेसफुली, मतलब कि बिजनेस को पूरा सफल बनाने के लिए नई एरा में, ठीक, नई एरा में बिजनेस को पूरा सफल बनाने के उद्देश्य से। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने टेन्योर के दौरान ही मर्ज्ड ऑल टाटा फर्म्स, उन्होंने मर्ज किया सारी टाटा फर्म्स को, परचेज किया अदर कंपनीज को, सच एज जैसे कि टेटली एंड जैगवार, लैंड रोवर एंड फ्लोटेड टाटा मोटर्स ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और उन्होंने फ्लोटेड किया टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अर्निंग द
कंपनी इंटरनेशनल एक्लेम, और अर्न किया उन्होंने कंपनी के इंटरनेशनल एक्लेम को। अंडर हिज लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के तहत रतन टाटा जी, ठीक है, इंडिया एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट ऑटोमोबाइल, द इंडिका, एज वेल एज इट्स फर्स्ट टिनी कार। उनकी लीडरशिप के तहत, जो रतन टाटा थे उनकी लीडरशिप के तहत इंडिया ने एक्वायर्ड किया, अधिग्रहण किया अपनी पहली इंडिजियसली बिल्ट ऑटोमोबाइल को, अपने पहले इंडिजियसली ऑटोमोबाइल को, है ना, इंडिया के खुद के एक बने हुए ऑटोमोबाइल को इंडिया ने क्या किया, अधिग्रहण किया, मतलब कि उसको एक्वायर्ड किया। और इंडिका को, जो कि एक कार थी, छोटी सी कार थी, और नैनो, है ना, इंडिया ने 3 चीज़ों को सबसे पहले एक्वायर्ड किया, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं इंडिका और नैनो कार, ठीक है, और ऑटोमोबाइल। इन सारी चीज़ों को इंडिया ने सबसे पहली बार जो है एक्वायर्ड किया, जो रतन टाटा जी थे उनके समय पर, उनकी लीडरशिप के दौरान, ठीक। द नैनो इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिक ऑटोमोबाइल बाई टाटा। नैनो जो है वो वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ऑटोमोबाइल थी टाटा के द्वारा। हु वाज थॉटफुल फॉर सेफ्टी ऑफ नेकुलर फैमिलीज राइडिंग ऑन 2 व्हीलर्स। हु किसके लिए लगाया गया, हु यहाँ पर लगाया गया टाटा जो कि थॉटफुल थे सेफ्टी के लिए नेकुलर फैमिलीज़ की राइडिंग करने के लिए 2 व्हीलर्स पर। अचीवमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम रतन टाटा जी के, ठीक। रतन नवल टाटा वाज चेयरमैन ऑफ द ग्रुप until his retirement in 2012। रतन टाटा जो है ये चेयरमैन थे टाटा ग्रुप्स के जब तक ये रिटायर्ड नहीं हुए 2012 तक। आफ्टर विच ही सर्व्ड एज टेम्पररी चेयरमैन इन 2017। आफ्टर विच, जिसके बाद उन्होंने सर्विस करी एक टेम्पररी चेयरमैन के रूप में 2017 में। द इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ रिसीव्ड 2 ऑफ द हाईएस्ट accolades given by the Indian government। द इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ रिसीव्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिसीव किया 2 हाईएस्ट एक्कोलेज को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। जो रतन टाटा जी थे इनको 2, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनके सम्मान के लिए, है ना, इनकी रेस्पेक्ट के लिए, इनकी रेपुटेशन के लिए इनको 2 अवार्ड्स दिए गए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और इनको जो है एक मतलब कि इनको ना मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रतन टाटा जी को इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है ना द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये आप देख रहे हो। तो द इंडस्ट्रियलिस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि आप लोग इसके मतलब को रेफ़र करेंगे रतन टाटा जी, ठीक। रतन टाटा हैज़ रिसीव्ड 2 ऑफ द हाईएस्ट एक्कोलेज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। रतन टाटा जी ने रिसीव किया 2 हाईएस्ट एक्कोलेज को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। गिवन बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, ये दोनों जो अवार्ड्स होते हैं
हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं, पढ़ते भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं हम कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये रतन टाटा जी को मिले हुए हैं, ठीक। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना था। अपार्ट फ्रॉम कोरस ग्रुप, अपार्ट का मतलब होता है अलग या फिर अलावा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कोरस ग्रुप के अलावा वन ऑफ रतन टाटाज मोस्ट नोटेबल accomplishment was taking the Tata brand global thought acquisitions such as Tetley, T, Devo Motors, truck manufacturing subsidiary and Jaguar Land Rover, है ना। apart from कोरस ग्रुप के अलावा one of रतन टाटा's most notable accomplished रतन टाटा की एक बहुत ही ज़्यादा नोटेबल एक्कम्प्लिश्ड है वाज टेकिंग द टाटा ब्रांड को लेना ग्लोबल थ्रो एक्विजिशंस पूरे विश्व भर में, जैसे कि टेटली टी हो गया, देव मोटर्स हो गया, ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लैंड रोवर हो गया, जैगवार हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। ओवरकमिंग द चैलेंजेस, ये लास्ट स्लाइड है गाइस आपकी, बोर तो नहीं हो रहे हो कि आप। रतन टाटा हैड अ सिग्निफिकेंट टास्क व्हेन ही मेट विथ फोर्ड एग्जीक्यूटिव्स टू सेल द टाटा ग्रुप्स व्हीकल डिवीज़न। रतन टाटा हैड अ सिग्निफिकेंट टास्क, रतन टाटा के पास एक सिग्निफिकेंट टास्क था जब वह मिले थे फोर्ड एग्जीक्यूटिव्स के साथ में सेल करने के लिए टाटा ग्रुप्स व्हीकल डिवीजन्स को, है ना। द एक्विजिशंस डिड नॉट गो थ्रू, एक्विजिशंस जो थी वो पूरी नहीं हुई। वट टाटा फाउट टू इम्प्रूव द कार इंडस्ट्री, लेकिन टाटा ने लड़ाई करी इम्प्रूव करने के लिए कार इंडस्ट्री को, है ना। When Ford was on the verge of bankruptcy 9 years later, जब Ford on the verge of bankruptcy 9 years later 9 साल के बाद में जब Ford को bankruptcy हुई, है ना, जो Ford था, Ford कंपनी जो थी वो bankruptcy में फंस गई 9 साल के बाद में, तब टाटा was able to secure the company's Jaguar Land Rover purchase फॉर मोर देन $2 बिलियन। तब टाटा एबल हुए सिक्योर करने के लिए कंपनी की जैगवार लैंड रोवर परचेस को $2 बिलियन ज़्यादा रुपए दे करके। ड्यूरिंग द 26/11 टेरर अटैक्स, अब देखो इतना मतलब पहले समझ लो आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हुआ क्या था कि रतन टाटा ने एक सिग्निफिकेंट टास्क था रतन टाटा के पास, जब वह फोर्ड के एग्जीक्यूटिव से मिले अपने टाटा ग्रुप्स के व्हीकल डिवीज़न को सेल करने के लिए। द एक्विजिशन डिड नॉट गो थ्रू, जो एक्विजिशन जो थी, जो उनकी एक एग्रीमेंट होता है वो गो थ्रू नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब कि जो फोर्ड के मालिक थे, जो फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम टाटा ग्रुप्स के व्हीकल्स को सेल नहीं करेंगे, मतलब कि हम आपके साथ टाई अप नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोल दिया था टाटा से। तो उसके बाद में क्या हुआ कि टाटा ने लड़ाई करी, टाटा लड़ते रहे और कोशिश करते रहे अपनी कार इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की, है ना, और उन्होंने अपनी कार इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में जो फोर्ड कंपनी थी वो बैंकरप्टी में फंस गई 9 साल के बाद में, और उस समय तक टाटा जो थे वो काफ़ी मजबूत हो चुके थे और उनकी कार इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। और टाटा जो थे वो एबल हुए सिक्योर करने के लिए जो फोर्ड कंपनी थी उसको, और उन्होंने $2 बिलियन रुपए दे करके, $2 बिलियन रुपए ज़्यादा दे करके जो फोर्ड कंपनी थी, जो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी थी, उसको ख़रीद लिया था। ठीक, इसका पूरा मतलब ये है। ड्यूरिंग द 26/11 टेरर अटैक के दौरान ही स्पीड हेडेड एफर्ट्स, उन्होंने स्पीड हेड किया, मतलब कि उन्होंने प्रोत्साहित किया एफर्ट्स को टू असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, सहायता करने के लिए कॉजल्टीज़ को आउटसाइड द होटल,
जो ताज होटल के बाहर जो चीज़ें हुई, जो घटनाएं घटी, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए रतन टाटा ने अपने एफर्ट्स को प्रोत्साहित किया। डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज एबिलिटी, डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी एबिलिटी को ओवरकम करने के लिए ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधाएं, बाधाओं से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी सहायता करी। ठीक है, उन्होंने अपनी मतलब कि अपनी योग्यता से लोगों की सहायता करी। तो ये पूरा का पूरा जो था एक बायोग्राफी रही। और अगर आप लोगों को समझ में आई है, अगर आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको टाइम भी नहीं पता चला होगा। लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और आपको यही नहीं पता कि हेड कहाँ यूज हुआ है, हेड क्यों यूज किया है, ही क्यों यूज किया है, हिज क्यों यूज किया है ना, और कहाँ पर आर्टिकल्स यूज हुए हैं, दा का मतलब क्या होता है, आ का मतलब क्या होता है, ए एन, अन का मतलब क्या होता है ना, और टू के साथ में जो वर्ब लगाते हैं इसका मतलब हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, यही चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग एक काम करें कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट देखो, देन आप फिर से इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू सो मच।